क्या बोलते बच्चा लोग, सब बढ़िया। मेरा नाम है स्नेहा लोहे और आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 9 बायोलॉजी का सेल का पार्ट 2। बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। हम लोगों ने डिस्कवरी वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया था, बेसिक स्ट्रक्चर भी सेल का देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कवरी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। देखो, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। देखो, सपोज ये एक सेल है, ठीक है। सेल के इनसाइड बेटा, सेल के इनसाइड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राउंडेड बॉडी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाला पूरा जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है बेटा आपकी क्या, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाद और एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को आप बोलोगे सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है बेटा, क्या ये हर एक सेल में प्रेजेंट रहेगी? नहीं। अगर मैं एनिमल की बात करूंगी तो एनिमल की सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर आप प्लांट का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे तो प्लांट के स्ट्रक्चर में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते बेटा सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट देखो क्या दिया है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो मैंने पहले ही बताया था कि एनिमल की सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगी? प्लांट में प्रेजेंट रहेगी, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है एंड फंगाई में प्रेजेंट है। तो सेल वॉल सबको दिख रहा है कि सेल वॉल ये है बेटा, ये कैसी कवरिंग दिख रही है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही है। अगर कोई भी आउटर मोस्ट कवरिंग है तो इसका पहला फंक्शन तो हमें ऐसे पता चल जाता है, क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो बेटा ये सेल को, प्लांट सेल को, बैक्टीरियल सेल को, फंगल सेल को क्या करेगी, प्रोटेक्शन कवर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सेकंड हम ये भी बोलते हैं कि ये सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखो क्या दिया है, इट इज रिजिड एंड डेड। अब जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल इन नेचर थी और साथ में ही लिविंग थी। बट अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंपेयर करोगे सेल वॉल को, तो सेल वॉल रिजिड है बेटा, हार्ड है और डेड इन नेचर है, लिविंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो सेलुलोज, इट मींस जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी होती है। अब इसके साथ ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट ऐड, मतलब थोड़ा लर्न कर लिया करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, प्रोटीन और लिपिड की बनी थी, ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। किसकी बनी थी, प्रोटीन और लिपिड की। वैसे ही सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन है बेटा, वो है सेलुलोज, मतलब सेल वॉल बनती है सेलुलोज की। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा चेंज होगा, बट जनरली अभी हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्लांट सेल का ही देखना है। तो प्लांट सेल की सेल वॉल बनती है सेलुलोज से। अब ये सेलुलोज क्या होता है बेटा, देखो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज होता है बेटा ग्लूकोज की लॉन्ग चेन, ठीक है। सपोज मैंने कहा ये ग्लूकोज है, तो अगर आपने ग्लूकोज की लॉन्ग चेन बना ली, सपोज ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, तो ऐसी जो ग्लूकोज की लॉन्ग चेन बनती है, इससे ही फॉर्म होता है बेटा सेलुलोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, एक टाइप का ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही है। क्लियर? अब आते हैं हम फंक्शन पे। अगर प्लांट सेल के ऊपर उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी, कुछ ना कुछ इसका मेन फंक्शन रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, हेल्प टू लीव्स एंड द फ्लावर रिमेन्स फर्म एंड मेंटेन देयर शेप एंड हेल्प द प्लांट स्टे अपराइट। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या बेटा, सेल वॉल का मेन फंक्शन है ये प्लांट सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। ये प्लांट सेल को एक क्या करेगी, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगी, और साथ में बेटा हेल्प इन प्लांट स्टे अपराइट, प्लांट को सीधा रखने में, अपराइट रखने में क्या हेल्प करती है, कौन हेल्प करता है, सेल वॉल हेल्प करती है। सेकंड देखो, प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजुरी। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी अगर आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे अगर मैं बात करूंगी बेटा स्किन की, तो स्किन भी हमारे बॉडी में एक आउटर मोस्ट कवरिंग है,
तो स्किन क्या करे बेटा, हमारे इनसाइड में जो सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है, इस टिश्यू को किसी भी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी। सपोज मैंने कहा कि मेरा हाथ को कट लग गई है, तो कट लगने के बाद स्किन तो कट गई, लेकिन बेटा अंदर जितने भी टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है, वो प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपकी स्किन प्रेजेंट है। तो किसी भी मैकेनिकल इंजरी से स्किन आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे ही प्लांट में जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, प्लांट सेल को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी। सेकंड, पैथोजन से, मतलब कोई भी मैक्रोब्स है, इस मैक्रोब से भी प्रोटेक्ट करेगी। मतलब प्लांट सेल को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने का फंक्शन किसका है, यहाँ पे सेल वॉल का है। सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड में देखो, परमेएबल, वाटर एंड सम डिसॉल्व मटेरियल पास थ्रू इट। याद करो जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी बेटा, सिलेक्टिवली परमेएबल, इट अलाउ ओनली सिलेक्टेड मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को ही सेल में एंट्री दे रही थी, सिलेक्टेड मटेरियल ही सेल से बाहर जा रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते बेटा सेल वॉल की, तो ये परमेएबल है, वाटर को और कुछ डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसको इजीली परमिट करता है कौन, सेल वॉल। नेक्स्ट देखो बेटा, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का फंक्शन कौन करता है, यहाँ पे सेल वॉल करती है। नेक्स्ट, सेलुलोज एक्ट्स एज ए रफेज, हेल्प इन डाइजेशन। सेलुलोज एक्ट एज ए रफेज, मतलब सेलुलोज जो होता है, जो एक केमिकल कंपोजिशन होता है बेटा सेल वॉल का, तो ये जो सेलुलोज है ये मोर इन फाइबर होता है, तो जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और लास्ट में दिया है, permit cell of plants, fungi and bacteria to survive very dilute external media without bursting। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो बेटा ऑस्मोसिस के हम लोगों ने अलग अलग टाइप पढ़े थे। तो बेटा ऑस्मोसिस के अलग अलग टाइप में आपने क्या पढ़ा था, कि जैसे अलग अलग सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सेल बेटा कैसे रिएक्ट करता है, अलग अलग रिएक्ट करता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यही बात अगर हम किसकी करते हैं, प्लांट सेल की करते हैं, तो देखो सपोज मैं पॉइंट में देखो क्या कहा है, सपोज प्लांट सेल को आपने कहा ऐड किया बेटा, सपोज प्लांट सेल ने आपको ऐड किया है आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को देखो क्या कहा, परमिट प्लांट सेल, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू सर्वाइव वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट मतलब क्या बेटा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर अमाउंट मोर है। तो हाइपोटोनिक का आपको क्या बताया था, क्या लेस है, सोल्यूट क्या है, लेस है, एंड सॉल्वेंट क्या है बेटा, मोर है। मतलब सेल के बाहर के सॉल्यूशन में H2O क्या है, मोर है, एज कंपेयर टू सेल, सेल में क्या है, लेस है। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करते हैं, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे वाटर बाहर ज्यादा है बेटा, अंदर कम है, तो वाटर बाहर से अंदर एंट्री करेगा, बिल्कुल। तो बेटा जब वाटर अंदर एंट्री करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। सपोज इसी सेल को हम देखते हैं, प्लांट सेल की बात करते हैं। ठीक है, सपोज ये प्लांट सेल है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बहुत सारा वाटर इनसाइड भर गया है, इनसाइड चला गया, तो प्लांट सेल जो है बेटा वो क्या हो गया, स्वेल हो गया। क्यों स्वेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, एंडोऑस्मोसिस। सेल ने क्या कर लिया है, वाटर गेन किया है, वाटर गेन किया। तो देखो पॉइंट में बोला है कि सेल में जब एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, जब उसको किस में ऐड करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे बेटा, तो सेल फटेगा नहीं। क्यों नहीं फटेगा, क्यों ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल का नेचर कैसे होता है, रिजिड, हार्ड होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल अपना शेप चेंज नहीं करेगी। तो सेल वॉल जो होती है वो इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी बेटा, इस सेल मेम्ब्रेन पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी, और इसीलिए बेटा ये जो सेल है ये फटता नहीं है। देखो क्लियर का है, परमिट सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया। क्यों बोला है फंगाई और बैक्टीरिया, क्यों ऐड किया, क्योंकि फंगाई और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, जो हाइपोटोनिक मीडियम में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद सेल को सर्वाइव रखती है, लिविंग रखती है। क्लियर है।
एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, सेल वॉल एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की। प्लांट सेल के साथ साथ ये बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में प्रेजेंट होती है। सेकंड, सेल वॉल का नेचर कैसे बेटा, ये रिजिड है, हार्ड है। रिजिड है तभी तो बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, रिजिड है तभी तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। किससे किससे? हाई विंड से और रेन से। बेटा अब मुझे ये बताओ कि जैसे कभी बारिश आ जाती तो बारिश आने के बाद अब देखो आप क्या करोगे, आपके पास छाता है या छत है, आप घर में चले जाओगे या छाता लेकर आओगे या रेनकोट पहनोगे, कुछ ना कुछ करोगे प्रोटेक्शन के लिए। बट बेटा प्लांट एक जगह पे खड़े हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं क्या? एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक कर सकते हैं क्या? प्लांट नहीं कर सकते बेटा वॉक। तो वॉक नहीं कर सकते इसलिए उनके पास भी तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए। तो प्लांट की सेल वॉल बेटा रिजिड है, हार्ड है, इसीलिए ये जो रिजिड सेल वॉल है ये प्लांट सेल को हाई विंड से और रेन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बोला है कि प्लांट की सेल वॉल इट इज मेड अप फ्रॉम द सेलुलोज। सेलुलोज बेटा एक केमिकल कंपोजिशन है। सेलुलोज कैसे बनता है? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी थी? प्रोटीन और लिपिड से बनी थी। तो यहाँ पे जो सेल वॉल बनती है वो किससे बनती है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज क्या है बेटा? ग्लूकोज की चेन है। सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज की, ऐसे ग्लूकोज की क्या है बेटा? चेन है। ठीक है। नेक्स्ट हमने फंक्शन का देखा। पहले फंक्शन में देखा कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को अपराइट रखने में, उसके बाद लीव्स और फ्लावर का फॉर्म रखने में हेल्प करती है। सेकंड फंक्शन में हमने देखा कि पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है और साथ में मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड फंक्शन में हमने देखा कि ये क्या है बेटा? फ्रीली परमेबल है। लेकिन हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तो वो सिलेक्टिवली परमेबल थी। फोर्थ पॉइंट में कहा है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्लांट सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिफ्थ पॉइंट में कहा कि जो सेलुलोज है इसमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट होती है, इसलिए वो डाइजेशन में हेल्प करती है। और लास्ट में कहा है कि अगर आप प्लांट सेल को, फंगस के सेल को या बैक्टीरिया के सेल को अगर आप हाइपोटोनिक मीडियम में या सोल्यूशन में ऐड करोगे तो यहाँ पे सेल सर्वाइव करता है, ये ब्रस्ट नहीं होने देता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल वॉल कैसी थी बेटा? नेचर रिजिड था। तो जब सेल जो है वो स्वेल होगा, स्वेल कब होगा? जब आप उसको कौन से सॉल्यूशन में ऐड करोगे? हाइपोटोनिक। क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? एंडोऑस्मोसिस की। सेल क्या करेगा? वाटर गेन करेगा। क्यों करता है, कैसे करता है, मैंने ऑस्मोसिस पे पूरा ये क्लियर बताया है, आप वहां से चेक कर लेना एक बार, ठीक है? किसी को नहीं समझा होगा तो जब सेल वाटर गेन करेगा बेटा, कोई भी सेल, कोई भी सपोज प्लांट के खाली सीड ले लो, उसको वाटर में डाल के रखो, ठीक है? मॉर्निंग को उसको ऑब्जर्व करो, आप देखोगे कि उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है? स्वेल हो जाएगी। लेकिन बेटा सेल होती है बट ये जो सेल है ये ब्रेक नहीं होगा, फटेगा नहीं, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होने के कारण ये इक्वल प्रेशर इस पे क्या करती है? अप्लाई करती है। क्लियर? ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के इनसाइड बेटा राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया है, देखो ये सेल है, ठीक है? सेल के इनसाइड हमने पढ़ा है कि और एक राउंडेड बॉडी प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। इसमें प्रेजेंट होता है क्या? जेनेटिक मटेरियल। इस न्यूक्लियस को प्रॉपर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है? सबसे पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद हम उसके फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? देखो बेटा न्यूक्लियस को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है आपको? देखो डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, मैं यहां से आपको समझाती हूँ। देखो जो मैं डायग्राम बना रही हूँ उसको बहुत अच्छे से देखो। देखो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जैसे आपने सेल के देखी है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, वैसे ही न्यूक्लियस में भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है। ये हो गई एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन और ये होगी उसकी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में बेटा छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
देखो ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है बेटा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बोथ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर एनवलप। दोनों को मिलके कहा जाता है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, अब देखो बीच में छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिख रहे हैं? यहाँ पे बेटा छोटे छोटे क्या है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। उसके बाद देखो न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहा है न्यूक्लियोलस, और इसके इनसाइड बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके इनसाइड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको आप क्या बोलोगे? क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको आप बोलते हो न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखो डायग्राम में देखो आप, ये दिख रही है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, पिंक बना रही हूँ, ये है बेटा न्यूक्लियर पोर। मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहाँ पे छोटे छोटे पोर लाइक सब्सटेंसेस, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये पूरा जो है ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है बेटा, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। क्लियर? उसके बाद एक स्मॉल राउंडेड बॉडी दिख रही है, इस स्मॉल राउंडेड बॉडी का नाम है न्यूक्लियोलस। क्लियर है? और ये है न्यूक्लियर एनवलप जो कि आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सेकंड बात बेटा, सबको पता है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल दिया है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, इसी क्रोमैटिन मटेरियल को हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इस क्रोमैटिन मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमोसोम बोलेंगे, क्रोमोसोम। अब कब क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं और कब क्रोमोसोम बोलते हैं ये तो कंसेप्ट हम पूरा देख लेंगे, लेकिन देखो ये जो क्रोमोसोम होता है या फिर हम बोलेंगे डीएनए होता है या फिर हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? तो ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है बेटा कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को। मतलब जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आपके बॉडी में आ रहे हैं, द फीचर्स विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कौन से फीचर? जैसे हमारे स्किन का कलर, आईज का कलर, हेयर का कलर, नोज का शेप, ईयर का शेप। तो ये जो फीचर्स है जो आपको पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो इन फीचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? इस न्यूक्लियस के इनसाइड जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, यही जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने सुना होगा कि जीन इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, जीन कैरेक्टर को कैरी कर रहा है बेटा। तो ये जीन क्या है, ये डीएनए क्या है बेटा, ये क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, ये सभी कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। किसी को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि मैम ने तो यहाँ पे क्रोमैटिन लिखा है और यहाँ पे मैडम क्रोमोसोम बोल रही है, फिर मैम डीएनए भी बोलती है। तो डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, ये पूरा कंसेप्ट हम इसमें क्लियर देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? सबसे फर्स्ट देखो डिस्कवरी किसने की थी? जो न्यूक्लियस, सेल के इनसाइड एक राउंडेड बॉडी है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। ये डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन, डायग्राम से लिखना है, कुछ भी नहीं रटना है। ये एक मेम्ब्रेन दिख रही है और ये दूसरी मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। वन इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अनदर इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है बेटा आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है बेटा आपकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? बोथ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर एनवलप। आउटर और इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को आप क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियर एनवलप बोल सकते हो। क्लियर है?
उसके बाद देखो बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपको दिख रहे छोटे 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 होल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं या पोर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हमने क्या कहा है, न्यूक्लियर पोर। क्या कहा है, न्यूक्लियर पोर। देखो डायग्राम में भी दिया है न्यूक्लियर पोर। क्लियर है? तो बेटा ये जो न्यूक्लियर पोर है, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो देखो क्या फंक्शन है। देखो सपोज ये सेल है, ठीक है, सेल के इनसाइड बेटा न्यूक्लियस है। अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के बीच में क्या है, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये भी रटना नहीं है, डायग्राम से समझ में आता है। ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है बेटा, ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है आपका न्यूक्लियस। तो बेटा जब भी न्यूक्लियस को किसी भी सब्सटेंस की जरूरत है, जैसे का ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इस साइटोप्लाज्म से इसी पोर के थ्रू बेटा जिस भी मटेरियल की जरूरत है ये अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। और जिसकी जरूरत नहीं है या किसी अलग सेल ऑर्गेनेल को किसी मटेरियल की जरूरत है, जैसे कि मैं बोलूंगी राइबोसोम की जरूरत है, तो ये राइबोसोम पहले जाएगा साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से जाएगा फिर आगे दूसरे किसी ऑर्गेनेल में, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसा समझो कि जो भी मॉलिक्यूल उसकी मूवमेंट हो रही है, चाहे ऑक्सीजन है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, तो छोटे छोटे पोर के थ्रू हो रही है, ठीक है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के इनसाइड चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म से कहा चले जाएंगे, न्यूक्लियस के इनसाइड चले जाएंगे, और न्यूक्लियस से कहा जाएंगे बेटा साइटोप्लाज्मिक रीजन में जाएंगे। क्लियर है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। क्लियर? उसके बाद न्यूक्लियोलस, ठीक है, दिख रहा है एक डेंस स्ट्रक्चर, एक डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है बेटा राइबोसोम, ठीक है। सबको पता है, पहले कभी हमने पढ़ा होगा कि राइबोसोम बेटा क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, डेंस राउंड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड डेंस राउंडेड बॉडी है जिसको हमने कहा न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम सब यूनिट, इसने कहा कि बेटा राइबोसोम के सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। सब यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, राइबोसोम 2 यूनिट से बनता है, राइबोसोम 2 यूनिट से बनता है, ठीक है। सपोज एक है उसकी लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और दूसरी बेटा उसकी है बेटा स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। ये है लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट। तो 2 यूनिट से यहाँ पे क्या बन रहा है, राइबोसोम बन रहा है। तो इस राइबोसोम के सब यूनिट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा क्रोमोसोम। अब मैंने बताया था कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए क्या है, हमें अलग अलग समझना है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा बेटा, कुछ ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रोमोसोम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये बेटा क्रोमोसोम। देखो अब मैं आपको क्रोमोसोम और क्रोमैटिन का डिफरेंस बताती हूँ। जब सेल डिवाइड होता है, मतलब सेल डिवीजन, मतलब एक सेल से बेटा 2 नए सेल फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल कैसे दिख रहा है बेटा, थ्रेड लाइक, जैसे एक थ्रेड लिए, थ्रेड फैला दी है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। बट जब सेल डिवाइड नहीं होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एकदम फैला हुआ है सेल में,
तो उस फैले हुए स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेटा क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जैसे सेल डिवाइड होता है, जैसे सेल डिवाइड होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है बेटा एकदम कंडेंस हो जाता है, एकदम पास पास आ जाता है, और कंडेंस होने के बाद एक रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बेटा। इसी रॉड शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड नहीं होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, स्टार मार्क करके रखो। जब सेल डिवाइड नहीं होता है तब क्रोमोसोम किस फॉर्म में होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। सेल के इनसाइड ऐसे फैला है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, ये दिख रहा है, ये पूरा फैला हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला है क्रोमेटिन मटेरियल। और जब सेल डिवाइड होता है बेटा, यही क्रोमेटिन मटेरियल, ये फैला हुआ क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, पास पास आ जाता है, और कंडेंस होके बेटा ये रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम। तो क्या क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम का डिफरेंस आपको समझ में आया है? ठीक है। उसके बाद देखो, अब क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं बेटा डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अभी आपको नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए और प्रोटीन, एंड द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज द जीन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अलग अलग सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट। इसी फंक्शनल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। अब आपने सुना ही होगा कि जैसे किसी ने कहा है कि ये बिल्कुल मम्मा के जैसे दिख रही है, ये बिल्कुल पापा के जैसा दिख रहा है, अपने पापा के ऊपर गया है, स्किन कलर जो है वो मम्मा के ऊपर गया है, नोज का शेप बिल्कुल पापा के ऊपर गया है। तो जो फीचर्स आते हैं हमारे बॉडी में, या फिर जो फीचर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, उस फीचर के लिए हम बोलते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम बोलते हैं कि उस फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा जीन। कहाँ से आया है? ये यही से आया है। कोई प्लांट टॉल है, कोई प्लांट शॉर्ट है, तो प्लांट की जो ये हाइट है, ये कैरेक्टर है, तो ये प्लांट को ये कैरेक्टर कहाँ से मिला है? प्लांट के पेरेंट्स प्लांट से, बिल्कुल। तो बेटा ये भी कैरेक्टर, प्लांट डॉर्फ है कि प्लांट टॉल है, ये भी कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है बेटा? जीन डिसाइड करता है। ठीक है, प्लांट में फ्लावर का कलर पिंक है कि रेड है, तो फ्लावर का कलर, फ्रूट कैसा है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है। हमारी भी हाइट टॉल है कि शॉर्ट है ना? आप देखते हो कोई पर्सन टॉल है, कोई पर्सन शॉर्ट है, तो बेटा ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पेरेंट्स से मिला है। क्लियर है? ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच रॉड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, दिया ये रॉड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल डिवीजन, मतलब जब सेल डिवाइड करता है ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्या फॉर्म करता है बेटा? रॉड शेप स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या कहा है? क्रोमोसोम कहा है। क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। Next, chromatin material, non-dividing cell intangent the mass of the thread-like structure। मतलब सेल के इनसाइड, न्यूक्लियस के इनसाइड जो एकदम फैला हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। बट ये आपको कब देखने को मिलेगा? जब सेल डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होगा तो यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम फॉर्म करता है। अब किसी ने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को कहा जाता है बेटा ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, उन सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का फंक्शन किसका है बेटा? न्यूक्लियस का। ठीक है, सेकंड फंक्शन अगर किसी ने पूछा है आपको न्यूक्लियस का, तो क्या फंक्शन है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब देखेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के बाद ही हम ये पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंड है ये पॉइंट। अब देखो आपने न्यूक्लियस में क्या पढ़ा है बेटा? आपने न्यूक्लियस में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के इनसाइड क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो आपने देखा है कि न्यूक्लियस के ऊपर उसकी
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्लियर। बट बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके न्यूक्लियस के ऊपर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्या मतलब, इसका मतलब मैम ये है कि इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन वो नेकेड होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो बेटा कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कुछ सेल ऐसे होते हैं बेटा जिसके पास, सपोज ये है, मैंने बनाया है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और ये बनाई मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं उसके न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर उसकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ऐसे सेल को बेटा हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और बेटा कुछ सेल ऐसे होते हैं उसके न्यूक्लियस के ऊपर सपोज ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उसकी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा डिफरेंस की, तो क्या क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। अगर मैं साइज की बात करती हूँ, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुराने टाइप के सेल बेटा, जैसे कि बैक्टीरिया के सेल होते हैं, इसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल इन साइज, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ बेटा यूकैरियोटिक सेल की, मतलब एक ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ऐसे सेल बेटा लार्ज इन साइज होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। क्लियर? अगर सेकंड न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का न्यूक्लियर रीजन कैसे होता है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके न्यूक्लियस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब अनडिफाइंड न्यूक्लियर। अनडिफाइंड न्यूक्लियर, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर, वेल डिफाइंड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आया? थर्ड पॉइंट देखो, क्रोमोसोम। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसमें क्रोमोसोम सिंगल रहेगा बेटा। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब डबल, मतलब इसमें क्रोमोसोम डबल है। ठीक है, न्यूक्लियोलस, अभी हमने न्यूक्लियस में देखा, न्यूक्लियस में जो डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर था जिसको हमने बोला था न्यूक्लियोलस, तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। कौन से सेल में प्रेजेंट होता है बेटा, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब है जैसे कि ये सेल है, ठीक है, तो बेटा सेल के ऊपर उसकी ऐसे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सेल है, उसकी आउटर इनर मेम्ब्रेन है। अब सेल के इनसाइड देखो, साइटोप्लाज्म के इनसाइड बहुत सारे ऑर्गेनेल है जो हम आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिड है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनेल्स है बेटा। तो इन सभी ऑर्गेनेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, अपनी अपनी मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट होते हैं बेटा यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं, और यहाँ क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल लिख दूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस।
क्लियर। नेक्स्ट सेंट्रियोल। जनरली अगर मैं बात करूंगी तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा, एक सेल से दूसरे नए नए सेल फॉर्म होना। लास्ट में चैप्टर के एंडिंग में आपको सेल डिवीजन का टॉपिक दिया ही है, माइटोसिस मियोसिस ये टॉपिक है सेल डिवीजन का। सिंपल लैंग्वेज में सेल डिवीजन क्या क्या है ये बताती हूँ। कोई भी नए सेल फॉर्म होते हैं, सपोज मैंने कहा मेरे हाथ को कट लग गया है, ठीक है, यहाँ के सेल डैमेज हो गए, डेड हो गए, जो कट लगा है वो एज इट इज कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा, नहीं, एक टाइम पीरियड के साथ ये रिकवर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा जो ओल्ड सेल है, जो डेड सेल है, जो डैमेज सेल है, उसकी जगह बेटा नए सेल यहाँ पे आएंगे। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू, सेल डिवीजन के, मतलब जो पुराना सेल है, ये पुराना सेल ही डिवाइड करके क्या फॉर्म करते हैं, नए सेल फॉर्म करता है। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो सेल डिवीजन होता है बेटा बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू, ठीक है। अभी आपको इस 9th में ये प्रोसेस नहीं है, 8th क्लास में आपने पढ़ी थी, 9th में नहीं है, ठीक है। इसमें होता है बेटा माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू। ऑर्गेनिज्म, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देना चाहते हो तो यहाँ पे लिखो बैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्लांट सेल, एनिमल सेल। क्लियर है, समझ में आया है, एक बार बता देती हूँ फिर से। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का सेल, ठीक है। एक ऐसा सेल बेटा जिसके पास न्यूक्लियस के ऊपर उसकी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन नेकेड होगा, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला पॉइंट, साइज, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक में 5 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का मतलब होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यूकैरियोटिक में बेटा न्यूक्लियर रीजन में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर उसकी मेम्ब्रेन की प्रॉपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में सिंगल है, यूकैरियोटिक में डबल है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के इनसाइड जो डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब होता है ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिसके ऊपर उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, ठीक है। ये सब ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। उसके बाद सेंट्रियोल जो है बेटा ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ प्लांट सेल, सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक में होता है बेटा बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, और बडिंग के थ्रू। यूकैरियोटिक में होता है माइटोसिस मियोसिस। एग्जांपल ऑर्गेनिज्म का कोई भी दे सकते हो। कौन सा एग्जांपल आप दे सकते हो जनरली, आप इसमें बैक्टीरिया का एग्जांपल दे सकते हो, और यूकैरियोटिक सेल में आप प्लांट का और एनिमल सेल का एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन, हमने ये न्यूक्लियस पढ़ा, हमने ये सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, न्यूक्लियस के बाहर वाला जितना भी जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये है बेटा एक जेली लाइक सब्सटेंसेस। ये क्या है, जेली लाइक सब्सटेंसेस present inside the plasma membrane and outside the nucleus, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हमने कहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मटेरियल का एक्सचेंज, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बेटा साइटोप्लाज्मिक
रीजन में होते हैं। अब इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में बेटा प्रेजेंट होते हैं मेन सेल ऑर्गेनेल्स। इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल। इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल कौन से प्रेजेंट होते हैं? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फिफ्थ हम बोलेंगे प्लास्टिड, सिक्स्थ हम पढ़ेंगे बेटा वैक्यूल, ठीक है। इतने इतने पूरे सेल ऑर्गेनेल्स हमें पढ़ना है। आगे जाके हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर और ये सेल ऑर्गेनेल सेल में अपना क्या क्या रोल प्ले करते हैं ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। जैसे मैं बोलूंगी कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर उसकी डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। प्लास्टिड में बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी उसकी डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट है। बाकी सबके पास कवरिंग तो है लेकिन वो सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग है। और एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, विदाउट कवरिंग, ये बेटा राइबोसोम। देखो राइबोसोम का बता देती हूँ, इसका अलग से दिया नहीं आपके बुक में। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी होता है। इसके ऊपर इसकी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। और बेटा राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट कल की क्लास में हम देखेंगे जितने भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स दिए हैं इन सब का स्ट्रक्चर और इन सब का फंक्शन हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।